हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। संपूर्ण विश्व में वर्तमान समय में ऊर्जा का संकट गहरा रहा है और लगातार तीव्र गति से शक्ति संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिस कारण कुछ वर्षों में ही इनके समाप्त होने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में जब उद्योगों में, महानगरों में, कृषि कार्यों आदि में बिना शक्ति संसाधनों के कोई कार्य संभव नहीं है, चिंतित होना जायज़ है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, आणविक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस सभी सीमित और नष्ट होने वाले शक्ति संसाधन हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास करना अनिवार्य हो गया और समय रहते शक्ति के नए विकल्प तलाश करने के लिए वैज्ञानिक इस दिशा में कार्यरत हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारे पास आज जो संसाधन हैं इसमें गैर परंपरागत में वो हैं सौर ऊर्जा के नाम से, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, जैव ऊर्जा और विंड एनर्जी के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा की, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पूरे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र ऐसा शक्तिपुंज है जिसके कारण हमारे ग्रह पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह होता है और दिन से लेकर रात इसके कारण होती है। इसके अलावा जो भी जीवों का विकास है और जो गतियाँ हमारी पृथ्वी के ऊपर है, नदी में, पानी में, हवा में, ये सभी इसी के कारण है, क्योंकि तापमान के कारण ही ये सब प्रभावित होती हैं। कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, तो उसके तापमान में अंतर के कारण वहाँ पर प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसमें हम यहाँ देखें किस प्रकार से सूर्य से जो किरणें हमारे पास पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं। सूर्य जो कि हमारे पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है और इससे जो तरंगें हमारे पास पहुँचती हैं वे लघु तरंगों के रूप में आती हैं और हमारे सतह को, पृथ्वी की सतह को गर्म करने के पश्चात और वायुमंडल को गर्म करने के पश्चात वो पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, जो कि दीर्घ तरंगों के रूप में लौटती हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का हमारे जीवन में है। लेकिन जो सौर ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो उसका विकास अभी कुछ जो राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र, वही अधिक कर पाए हैं, जबकि जो पिछड़े हुए देश है, जिनके पास साधन सुविधा नहीं है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जिनकी कमज़ोर है और तकनीकी ज्ञान उनकी कम है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का विकास अभी ज़्यादा नहीं हो पाया है। यहाँ एक आंकड़ा दिखाया गया है 173 क्वाड्रिलियन वाट्स। ये बता रहा है कि 1000 खरब 1,000 खरब 173 वाट ऊर्जा सूर्य से प्रवाहित होती है, जो हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसमें से हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं। और जो ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ये हमारी जो वर्तमान जो आवश्यकता है उसका 10,000 गुना है, ये उससे 10,000 गुना ज़्यादा है। तो इसमें से हम सोच सकते हैं कितनी संभावनाएं हमारे पास में सौर ऊर्जा के रूप में है। यहाँ पर आप देखें, ये सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा को हम अवशोषित करते हैं और वो फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दिन के समय में ये सौर पैनल उसे बैटरी में भेजते हैं ऊर्जा को, और रात के समय वही ऊर्जा बैटरी से हमें प्राप्त होती है। और आजकल सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, जो उसमें अपना बिल बिजली का जो है काफ़ी कम हो जाता है। एक और ये किस प्रकार सौर पैनल जो सरप्लस एनर्जी बनती है एक घर में यूज़ के बाद में वो आगे ग्रिड में भेज दी जाती है, जो दूसरे सरकार है उसके काम में आती है। जो विद्युत विभाग है उसे अपने हिसाब से काम में लेता है। ये सिंगापुर का एक गार्डन है जहाँ पर सौर ऊर्जा से ही ये सारे प्रकाशित किए गए हैं। बहुत ही सुंदर पिक्चर है ये। और हम विश्व की अगर बात करें तो सूर्य हमारे कौन कौन से जगह पर इनका विकास किया गया सौर ऊर्जा का, तो उसमें ऊर्जा को बड़े लेंसों की सहायता से एक केंद्र पर, एक स्थान पर संकेंद्रित कर तापमान को 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया जाता है। इतना अधिक तापमान कई इंच मोटे इस्पात को पिघलाकर छेद करने में सक्षम है। और द्वितीय विधि में, इसमें दो विधियां हैं। द्वितीय विधि में सौर तरंगी किरणें सीधी विद्युत बनाने में काम आ जाती हैं और इसके लिए विशिष्ट प्रकार के सिलिकॉन सेलों का प्रयोग, इसे सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है।
और वैज्ञानिकों की जो योजना है सूर्य के ताप को इस्पात नलिकाओं में संग्रह किया जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार समय पर प्रयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष उपग्रहों के द्वारा भी सौर ऊर्जा संग्रहण के प्रयास किए जा रहे हैं। इजराइल में घरों को गर्म करने तथा जल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। संयुक्त राज्य में फ्लोरिडा तथा कैलिफोर्निया में वाणिज्यिक स्तर पर सौर हीटरों का प्रचलन है। एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में, जहां धूप युक्त दिनों की संख्या अधिक है, उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग की विपुल संभावनाएं हैं। भारत में वर्ष में 250 से 300 दिनों तक 1648 से 2108 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर दर से सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। इस विशाल ऊर्जा को तापीय अथवा फोटोवोल्टेइक रूपांतरण द्वारा सौर ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर कुकर, हीटर, ड्रायर, सिलिकॉन सिस्टम आदि सौर तापीय उपकरण विकसित किए जा चुके हैं और प्रयोग में लिए जा रहे हैं। फोटोवोल्टेइक विधि के सिलिकॉन जो सेल इसमें यूज़ किए जाते हैं वो विकिरण को प्रत्यक्षतः बिजली में रूपांतरित कर देते हैं और इससे सामुदायिक विद्युत गृह, रेडियो, टेलीविज़न सेट आदि चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में विद्युत पहुंचाई जा रही है, जहां पर दूसरी बिजली नहीं है जो कोयले से बनने वाली है, तापीय ऊर्जा है, और जो पानी से बनने वाली जो जहाँ पर ये साधन मौजूद नहीं है वहाँ पर हम इस प्रकार के साधनों को विकसित करके वहाँ पर ये सुविधाएं पहुँचा सकते हैं। और भारत में इसकी बात करें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो 1987 से इस दिशा में कार्यरत है सौर ऊर्जा के विकास में। और अब सौर ऊर्जा के बाद हम आते हैं भूतापीय ऊर्जा पे। तो भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो जैसा ये चित्र में दिख रहा है, भू के अंदर का ताप, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर ताप किस प्रकार है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि गर्म पदार्थ उसमें से बाहर आता है, जिसे हम लावे के नाम से जानते हैं, और ये इतना गर्म होता है कि मार्ग में आने वाली हर चीज़ को पिघला देता है। तो इसी ताप को हम काम में लेते हैं, लेकिन कैसे। यही पृथ्वी की सतह पर किसी किसी क्षेत्र में दरारें उपलब्ध हैं, दरारें होती हैं जो भूगर्भिक हलचलों के कारण होती हैं, और उसमें से जब पानी रिस के अंदर जाता है तो उसमें से गीज़र बनकर भाप के जो फंवारे हैं वो बाहर निकलते हैं, पानी के रूप में भी निकलते हैं, भाप के रूप में भी निकलते हैं। तो इसी ऊर्जा को हमने विकसित किया है जियोथर्मल एनर्जी के रूप में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए पृथ्वी के अंदर से जो गर्म तप्त पदार्थ है लावे के रूप में कैसे प्रवाहित होता है। और जो तीसरा पिक्चर है इसमें दिखा रहा है जो पानी जो ज़मीन के अंदर जाता है वो किस प्रकार से गर्म होकर भाप के दबाव से ऊपर की ओर एक फव्वारे के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। ये एक संयंत्र लगा हुआ है, किस प्रकार से पाइप उसमें ज़मीन के अंदर जा रहे हैं और उसमें से जो पानी नीचे जाता है फिर वो गर्म होने के पश्चात भाप के रूप में ऊपर आता है और टरबाइन को चलाता है, तो उससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत में ये क्षेत्र बताए गए हैं इस नक्शे में, कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिसमें से आपके जो उत्तरी भारत है इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसमें है। हिमाचल में मानीकरण है, लद्दाख में पूगा है, तो यहाँ पर। और इसके अलावा असम के क्षेत्र में भी इसमें संभावनाएं दर्शाई गई हैं, गुजरात में भी है, मध्य भारत में भी है। तो इन क्षेत्रों में और जो हमारा राजस्थान है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। तो करीब करीब ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर भूगर्भिक हलचलें होती हैं, जहाँ पर दरारें मौजूद हैं सतह में, तो वहीं पर ये पानी अंदर जा सकता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटाई है धरातल की, वहाँ पर ये संभावना बहुत मुश्किल हो जाती है इसको विकसित करने की। इसके बाद हम आते हैं, पहले हम इसके ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय इसके क्या भूतापीय शक्ति है, इसके बारे में और जान ले कौन कौन से देशों में इसका विकास हुआ है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड और इटली में प्राकृतिक रूप में पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग काफ़ी पहले से किया जा रहा है। इटली के टस्कनी प्रांत में फ्लोरेंस के दक्षिण पश्चिम में लार्डेरेलो का प्राकृतिक वाष्प क्षेत्र 1913 से विद्युत उत्पादन कर रहा है और आज पृथ्वी के अभ्यंतर से प्राप्त ऊष्मा का एक महानतम व्यवहारिक नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध है। कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां उष्ण जल को भूतापीय ऊष्मा से वाष्पित करके
टरबाइन चलाए जा सकते हैं। केवल भूतापीय शक्ति से कैलिफोर्निया अपनी वर्तमान विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि धरातल से 3 से 15 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ पर उपलब्ध ऊष्मा को हम उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। कूप खोदकर, जो ट्यूबवेल होते हैं उस तरह से हम उसमें कूप खोद सकते हैं और शीतल जल को पंप द्वारा उस चट्टान में प्रवाहित करते हैं और विभंगित किया जाता है और वो गर्म होकर वापस सतह पर पहुंचता है भाप के रूप में, क्योंकि गर्म होने के बाद वो ऊपर उठेगा भाप के रूप में गैस बन के, और ऊपर आकर वो उसे हम टरबाइन चलाने के रूप में काम में ले लेते हैं। और चट्टानों की ऊष्मा से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होकर संवहन द्वारा धरातल की ओर वो उठता है, तब उसकी ऊर्जा को टरबाइनों को चलाने में प्रयोग किया जा सकता है। यह भूतापीय ऊर्जा सस्ती, स्वच्छ और लगभग प्रदूषण से मुक्त होती है। तो इस प्रकार ये जियोथर्मल जो एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा, उसको हम विकसित कर सकते हैं भविष्य में। इसके बाद आता है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा जिसे हम जानते हैं, ज्वार किस कारण से आते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का और सूर्य का। जहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र है यहाँ पर जिसमें दिखाई दे रहा है कि ज्वार ज़्यादा ऊंचे कब आ रहे हैं। जो नीला पार्ट है पृथ्वी के चारों ओर, वो सागरीय पार्ट है। वो ज़्यादा कब फैल रहा है? जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, उस समय इसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है। यहाँ आप देखें, और बाकी समय ये नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। और वैसे जो उच्च ज्वार हैं वो आते हैं आपके स्प्रिंग टाइड के समय। इसे भी पानी के भीतर ये इस तरह के टरबाइन लगाए गए हैं, जिसके जब ज्वार आता है तो ये टरबाइन के जो पंखे हैं ये घूमते हैं और इनसे बिजली का प्रवाह होता है। इस चित्र में अच्छी तरह से ये दर्शाया गया है। इसके बारे में हम बात करें ज्वारीय शक्ति की, तो इस प्लांट की स्थापना में ऊंची लागत आती है शुरू में, और यह नए ऊर्जा स्रोतों के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और भविष्य में इन देशों के ऊर्जा संसाधन विकास में ज्वारीय शक्ति की अपार संभावनाएं होंगी। विश्व का सर्वप्रथम बृहद पैमाने पर ज्वारीय शक्ति उत्पादक प्लांट सफलतापूर्वक फ्रांस में रेंस नदी के एस्चुरी पर स्थापित किया गया था। उसमें अंततः ब्रिटेनी तट पर समुद्री टरबाइन जनरेटर लगे जो ज्वारीय शक्ति से चालित होते हैं। इनका वार्षिक उत्पादन 544 मिलियन किलोवाट है, तो उत्पादन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और कनाडा में न्यू ब्रंसविक और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेन राज्य में फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी जिसे कहते हैं, के विभिन्न भागों में जहां ज्वार की ऊंचाई 50 फीट से अधिक होती है, शक्ति प्लांटों की स्थापना के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं और इनका विकास किया जा रहा है। ये एक बार डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। अलग अलग देश जो ज्वारीय ऊर्जा और जो वेव एनर्जी है, जो लहरें आती हैं सागरों में, महासागरों में, उन्हें भी हम काम में लेते हैं टरबाइन में, जो पंखे हैं उनको घुमाने के लिए, और उससे फिर विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं यूके, पहले नंबर पे यूके है, और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो वहाँ पर जो विकसित की गई है कैपेसिटी, जो क्षमता है, उसके आंकड़े हैं ये, जो मेगावाट में है। पहले नंबर पे यूके है, जिसमें करीब करीब दोनों बराबर हैं, ज्वारीय और जो तरंगे का जो सागरित लहरें हैं उनकी द्वारा। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें ज्वार का कम है विकास और जो वेव एनर्जी है उसका विकास ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे पोर्चुगाल, फिर यूएस है, इंडिया है चौथे नंबर पे, भारत का स्थान इसमें चौथे नंबर पे। इसमें ज्वारीय ऊर्जा का विकास यहाँ पर ठीक ठाक है और वेव एनर्जी उसका विकास यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हम इन संसाधनों के बारे में और इनके महत्व के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ऊर्जा का संकट अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ों में ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे घरेलू कार्य हों, चाहे औद्योगिक कार्य हों, चाहे कृषि कार्य हों, किसी भी प्रकार के कार्यों, सब में ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमें चाहिए होती है। तो इसलिए इन संसाधनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।